गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको BA पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर प्रथम राजनीति विज्ञान के मूल आधार और टॉपिक है अधिकार और कर्तव्य, इसका अध्ययन कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अधिकार हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। अधिकार हमारे जीवन की आवश्यकता है। इसके बिना न तो कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता और न ही वह व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी हो सकता। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिकार और कर्तव्य हम पहले बात करते हैं अधिकार की। पहले हम बात करते हैं अधिकार की। अधिकार हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना न तो कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता और न ही समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य का द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए। लोस्की के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक राज्य नागरिकों के जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। यानी अच्छे अधिकार देता है तो अच्छा है राज्य, अगर वो अधिकारों में कंजूसी करता है या अधिकार नहीं देता है तो बुरा राज्य है। अब हमारा टॉपिक ये तो था अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? अधिकारों के प्रत्येक अधिकार मानव की आवश्यकताएं हैं, उसके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। प्रत्येक राज्य द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं और जो राज्य अपने अधिकार देता है उस अधिकारों के आधार पर उसे अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकार का परिभाषा। अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा। अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा। प्रकृति द्वारा मानव को विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई, लेकिन इन जो शक्तियां हैं, मानव को जो ये शक्तियां दी गई है, उनका वह स्वयं अपने और समाज के हित में प्रयोग करने के लिए कुछ भारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा व्यक्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग कर सके। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। इस प्रकार राज्य के द्वारा जो व्यक्ति को सुविधाएं दी जाती है, राज्य के द्वारा व्यक्ति को दी जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। मतलब प्रकृति में कुछ शक्तियां दी गई है, पर उन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करें, उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होगी और जो बाहरी सुविधाएं व्यक्ति को दी जाती है उन सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। दूसरा है अधिकार का अभिप्राय। अधिकार का अभिप्राय व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। प्रमुख विद्वानों ने जो इसकी परिभाषा दी है, लोस्की, बोमाके और श्रीनिवासन। तीन लेखक आते हैं इसमें, लोस्की, बोमाके और श्रीनिवासन तीन लेखकों ने, तीन विद्वानों ने अधिकारों की परिभाषा दी है। लोस्की, बोसाके और श्रीनिवास। लोस्की, बोसाके और श्रीनिवास ने अधिकारों की परिभाषा दी है। लोस्की महोदय कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक की वे आवश्यकताएं हैं जिसके अभाव में सामान्य कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। बोसाके कहते हैं अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।
और श्रीनिवास कहते हैं अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिकों को सर्वोच्च नैतिक कल्याण के लिए सहायक है। नेक्स्ट है हमारे अधिकारों की आवश्यकता और आवश्यकता। अगला टॉपिक है अधिकारों की आवश्यकता एवं लक्षण। अधिकारों की आवश्यकता, लक्षण या विशेषताएं या आवश्यक अधिकारों की आवश्यक लक्षण, अधिकारों के आवश्यक लक्षण या अधिकारों की आवश्यकता। अधिकारों के आवश्यक लक्षण। अधिकारों के लक्षण कौन कौन से होने चाहिए, अधिकारों की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए या अधिकारों की आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए। ये अधिकारों के आवश्यक लक्षण हैं, ये अधिकारों की आवश्यक लक्षण हैं जिनके आधार पर अधिकार अपने उचित कार्य कर सकते हैं। तो अधिकारों के आवश्यक लक्षणों में हम बात करते हैं। पहला आता है सामाजिक स्वरूप। पहला आता है सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप पहला जो अधिकारों का आवश्यक लक्षण है वो सामाजिक स्वरूप। अधिकारों का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। जो अधिकार सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जो अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं, उसको समाज स्वीकार करे। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार में होकर प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। अधिकारों के अधिकार जो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताएं और सुविधाएं के नाम है। इस स्वतंत्रता और सुविधाओं का आवश्यकता और उपभोग समाज में ही संभव है। इसके राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनकी सिद्धि समाज में संभव है। इस दृष्टि से अधिकार समाजगत ही होते हैं। दूसरा है कल्याणकारी स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप राज्य द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उसकी सामाजिक स्वीकृति है, समाज की जरूरी है। उसी प्रकार दूसरा है कल्याणकारी स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप मतलब उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए वो लोक कल्याण की बात करता है। अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल स्वतंत्रताएं या सुविधाएं प्रदान की जाती है जो व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक और सहायक हो। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिए जाते जो व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। जैसे हम मद्यपान की बात करते हैं, मद्यपान अधिकारों में शामिल नहीं है। जुआ खेलना अधिकारों में शामिल नहीं है। आत्महत्या अधिकारों में शामिल नहीं है। चोरी करना अधिकारों में शामिल नहीं है, क्योंकि वो ये अधिकार दिए जाते हैं जिनका स्वरूप कल्याणकारी है। नंबर 3 लोकहित में प्रयोग। लोकहित में प्रयोग ऐसे अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं या ऐसे अधिकार है कि व्यक्ति को अधिकार उसके समय के व्यक्तित्व के विकास या संपूर्ण समाज के सामूहिक हित में प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ये व्यक्ति की स्वयं उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की उन्नति हो। लोकहित का मतलब संपूर्ण समाज की उन्नति हो। ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे संपूर्ण समाज की उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार प्रयोग करता है कि अन्य व्यक्ति का संपूर्ण समाज में बाधा पहुंचती है तो वो अधिकार व्यक्ति तक ही सीमित हो जाते हैं, व्यक्ति के अधिकारों तक सीमित कहा जा सकता है। नंबर 4 राज्य का संरक्षण। राज्य का संरक्षण अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य का हो, राज्य अपने ऊपर लेता है। इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था,
यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अतः समाज में इसे स्वीकार करता है, लेकिन राज्य जब तक संरक्षण न आवश्यक न करे, जब तक संरक्षण की व्यवस्था न करे, उस समय परिभाषित अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता। नंबर 5 है सार्वभौमिकता सार्वभौमिकता व सर्वव्यापकता। सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता। अधिकार का आवश्यक लक्षण यह है कि उसमें सार्वभौमिकता होती है, सर्वव्यापकता होती है। अधिकार समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं। इसके संबंध में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। इस प्रकार हमने अधिकारों के 5 लक्षण बताए। अधिकारों के 5 प्रकार बताए। नेक्स्ट आता है अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकार कौन कौन से हैं? अधिकारों का वर्गीकरण मतलब अधिकार कौन कौन से हैं? अधिकार 2 प्रकार के हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। अधिकार 2 प्रकार के हैं। एक हमारा आता है नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार। दूसरा आता है कानूनी अधिकार। अधिकार 2 प्रकार के हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार वो अधिकार है, नैतिक अधिकार वो अधिकार है जिसे आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार नहीं किया जाता और राज्य द्वारा रक्षित भी नहीं होता। इसे धर्मशास्त्र, जनमत और आध्यात्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है। राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं होता। नंबर 2 है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार है जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है, जिसका उल्लंघन करना कानून की दृष्टि से दंडनीय होता है। कानून के संरक्षण के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य आवश्यक हो जाता है। कानूनी अधिकारों को हम 2 प्रकार के अधिकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा सामाजिक, एक हो जाएगा हमारा सामाजिक अधिकार और दूसरा हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा सामाजिक अधिकार और दूसरा हो जाएगा राजनीतिक। कानूनी अधिकार 2 प्रकार के हैं, सामाजिक और राजनीतिक। अब हम पहले बात करेंगे सामाजिक अधिकारों की। सामाजिक अधिकार कौन कौन से? सामाजिक अधिकार में नंबर 1 आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जैसा भारतीय संविधान में व्यवस्था की है कि राज्य की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं और राज्य समानता का रक्षा करे। समानता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते समान मान सम्मान और महत्व प्रदान किया जाता है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई संख्या नहीं जाती। और इसका अर्थ है प्रजातंत्र की आत्मा। और समानता के अधिकार में बात करते हैं। इसमें पहला आता है राजनीतिक समानता का अधिकार। इसमें पहला हमारा आता है राजनीतिक समानता का अधिकार। राजनीतिक समानता का अधिकार। समानता में पहला आता है राजनीतिक समानता का अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश में शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था द्वारा की जानी संभव है। यही बात शामिल है कि कानून की दृष्टि से राजनीतिक समानता। दूसरा है सामाजिक समानता का अधिकार। दूसरा आता है सामाजिक समानता। समानता में पहला है राजनीतिक, दूसरा सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात करते हैं। इसका तात्पर्य ये कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ण, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसी में तीसरा है आर्थिक समानता। तीसरा है आर्थिक समानता। तीसरा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब यह है
कि वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है कि मानव आर्थिक जो सत्र है उसमें गंभीर परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर न्याय सहित वितरण किया जाना चाहिए। ये तो था हमारा समानता का अधिकार। सामाजिक अधिकार में पहला अधिकार था समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार वो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इस अधिकार के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता के तात्पर्य नियंत्रणहीनता न होकर उसके विकास में पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है। स्वतंत्रता के अधिकार को भी हम कई बातों में कर सकते हैं। नंबर 1 क्या आता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नंबर 1 आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सके। इसके अंतर्गत यह बात सम्मिलित है कि कानून के उल्लंघन के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा विभाग की पुष्टि, अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिपादक जीएस मिल है। नंबर 6 है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है। विचार स्वास्थ्य, मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक शर्त है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अपनी इच्छा अनुसार विचार रखने, भाषण देने आदि विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर गया आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण करने, प्रचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक व्यक्ति पर इच्छा के अनुसार इच्छा के विरुद्ध किसी को धर्म को लादा नहीं जाना चाहिए। धर्म के संबंध में व्यक्ति का अंतःकरण होता है। इस कारण इस संबंध में किसी भी प्रकार का भारी दबाव अनुचित है, किंतु धार्मिकता के आड़ में अत्याचार, धार्मिक अशुद्धता की आज्ञा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है। यूनियन इन स्ट्रेंथ। इसलिए व्यक्ति को समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके, लेकिन इस प्रकार के किसी भी संगठन को समाज विरोधी या अनैतिक कार्यों की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। आगे आता है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब एक व्यक्ति उपयुक्त सभी स्वतंत्रताओं पर भी यदि नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो यह स्थिति दयनीय हो सकती है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति अपने विवेक या आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। नैतिक स्वतंत्रता नींव के उस पत्थर की बांधी है जो संपूर्ण भवन उस नींव पर टिका होता है। ये थे हमारे दो अधिकार, एक समानता का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार। किसके तहत है? सामाजिक अधिकार। किसके तहत है? सामाजिक अधिकार। तीसरा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा भी संपत्ति मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को था, परंतु बाद में 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसको नष्ट कर दिया। संपत्ति का अधिकार ये मानव जीवन की संपत्ति आवश्यक है
संपत्ति के अधिकार मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार मानव की उन्नति के लिए ही प्रेरित करता है। संपत्ति से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को, चाहे वो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है, अर्जित करके रख सकता है। धन, जमीन, जायदाद आदि व्यक्तिगत क्षेत्र मात्र बिना मुआवजे के लिए छीना नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को अनियमित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया है। नेक्स्ट है रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार। रोजगार का अधिकार व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण, पालन पोषण, आवास और शिक्षा की धन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति आर्थिक स्थिति किसी न किसी प्रकार का काम धन के बिना नहीं हो सकता। अतः वर्तमान समय में यह समझा जाता है कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। नंबर 5 है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मानव जीवन का आत्मिक तथा आध्यात्मिक सुख है। शिक्षा के बिना आदमी का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। वर्तमान समय में यह सर्वमान्य है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। यह केवल शासन के धनवान या निर्धन दोनों वर्गों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जानी चाहिए। वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालयों की स्थापना की जानी चाहिए और शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 6 है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। मानव सभी अधिकारों के जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। जब आदमी जीवित रहेगा तभी तो दूसरे अधिकार रहेंगे। जीवन का अधिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। नंबर 7 है परिवार का अधिकार। परिवार का अधिकार। परिवार का अधिकार। राज्य मानव के समान परिवार मानव जीवन की अन्य आवश्यकता है, अनिवार्य संस्था है और मानव जाति के लिए परिवार का योग दूसरी संस्था से कम नहीं है। अतः व्यक्ति विवाह कर परिवार का निर्माण करने, संतान का पालन पोषण करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य इस मुझे अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो था हमारा सामाजिक अधिकार। नेक्स्ट दूसरा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य यही अधिकार है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक होती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शासन के प्रबंधन में भाग लेते हैं। साधारणतः एक जनतांत्रिक व्यवस्था में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए वो इस प्रकार के अधिकार है। सरकार बनाने के लिए हमें क्या है? सबसे पहले मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में पहला अधिकार है मत देने का अधिकार, क्योंकि आजकल सभी देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है और जनता मताधिकार द्वारा शासन में भाग लेती है। शासन को प्रजातंत्र की आधारशिला कहते हैं। नंबर 2 निर्वाचित होने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग लेता है, ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने का अधिकार। और तीसरा जो है महत्वपूर्ण अधिकार है वो सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। फिर व्यक्ति को निर्वाचित हो जाता है वो सार्वजनिक पद धारण कर सकता है। सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। सार्वजनिक ग्रहण करने का अधिकार। और चौथा जो हमारा अधिकार है वो है आवेदन पत्र और संपत्ति देने का अधिकार। आवेदन पत्र और संपत्ति देने
हमने अधिकारों की बात की थी। पहले हमारा था अधिकार क्या है, फिर अधिकार का अर्थ और परिभाषा। अर्थ और परिभाषा को रोशानी और श्रीनिवास द्वारा हमने स्पष्ट किया। फिर अधिकारों के आवश्यक लक्षण 5 थे। सामाजिक स्वरूप के अनुसार होना चाहिए, कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए, लोकहित में उपयोग होने वाले अधिकार होना चाहिए, राज्य का संरक्षण होना चाहिए, साधनों को स्वरूप। फिर अधिकारों का वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से किया, नैतिक और कानूनी अधिकार 2 प्रकार के, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक अधिकारों को हमने 7 भागों में बांटा। सामाजिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नैतिक संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, परिवार का अधिकार। और राजनीतिक अधिकार को हमने 4 भागों में बांटा, मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन और संपत्ति देने का अधिकार। इस प्रकार हमने अधिकारों को स्पष्ट किया। इस प्रकार हमने अधिकारों को जाना, अधिकारों के बारे में जानने का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद। 2 गज की दूरी रखें, मास्क का प्रयोग अनिवार्य करें।